जिस तरह से बातचीत एक सीधा माध्यम है अपनी बात कहने का, वहीं एक अप्रत्यक्ष माध्यम यानी कि इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन भी है, जिसे हमारे चेहरे के भाव, हमारा बर्ताव, आवाज़ की ऊंच नीच, हमारा लहजा और बॉडी लैंग्वेज जाहिर करते हैं। ये वो माध्यम है जिसकी बारीकियों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे हाव भाव हमारी शख्सियत का आईना होते हैं और उसी आधार पर हमें समाज में एक मुकाम मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस अप्रत्यक्ष माध्यम यानी कि इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन को गलत समझा और आंका जाता है। कही गई सीधी बात और इशारे का लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं और यही बात कई बार बहुत हानिकारक भी साबित होती है। सेट ऑफ क्वेश्चंस चेक कर लो, यही आता है हर बार। शिखा, हाँ मेरी फाइल कहाँ रख दी है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे वही ड्रॉअर में रखी है, कल तुम बेड पर रखकर ही सो गए थे। ओह, तो क्या कह रही थी मैं, ये कर लोगे तो स्कोर कर जाओगे, ठीक है? मिली फाइल? अब हाँ, निधि बेटा तुम रेडी हो गए? चलो 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 चलो। अरे विशाल जी नमस्ते। नमस्ते, चलो बेटा। हाय रोहन। हाय निधि, साथ में क्लास चले? ओके। क्यों झगड़ा किया तुमने? बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल रोहन, क्या हुआ था? इसने तुझे क्यों मारा था? आप ही के बेटे ने कुछ किया होगा। नहीं, हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसे स्कूल में पढ़ाए हम अपनी बच्ची को। रिलैक्स, क्या बातें कर रहे हैं आप? चुप करिए आप। आपकी बेटी जैसी लड़कियां ही पूरे स्कूल का नाम खराब करती हैं। आपकी बेटी जैसी मतलब? नहीं मतलब हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगे। यही सिखा रहे हो अपनी बेटी को जो ऐसे स्कूल में मारपीट करती है? हाँ सिखा रहा हूं, क्या कर लोगे तुम? अरे अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, शांत रहिए जरा। बोल करेगी फिर ऐसा तू? अरे जाने दीजिए ना, बच्ची है, हो गई गलती, धीरे धीरे आ जाएगी उसे भी समझ। ये सब तुम्हारा ही किया धरा है जो इतना बिगड़ गई है। अभी 10 साल की है तो ये हाल है, बड़ी हो जाएगी तो पता नहीं कहां मुंह काला करवा देगी, तब पछताती रहना तुम। सर घर के ड्रेनेज से खून बहता देख पड़ोसी रमेश को शक हुआ। वो घर के अंदर आया तो दरवाजा खुला हुआ था। सर घर में कहीं भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं मिले और ना ही आसपास किसी ने किसी को आते जाते हुए देखा है। विक्टिम शिखा का मर्डर यही हॉल में किया गया। शिखा की 10 साल की बेटी निधि, प्रोबेबली उसने अपनी मां का मर्डर होते हुए देख लिया था, इसलिए वो बाथरूम में जाकर छुप गई होगी। उसका मर्डर करने के लिए वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा गया। हत्यारे ने दरवाजा तोड़ा और अंदर गए और उसको भी मार दिया। लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरने से पहले लड़की ने अपने खून से दीवार पर यह नाम लिखा है, बिट्टू। इसका मतलब है इस बिट्टू का कोई ना कोई कनेक्शन तो है इन मर्डर से। या तो ये बिट्टू किलर है जिसके बारे में निधि हमें बताना चाहती थी, या फिर बिट्टू इन मर्डर्स के बारे में कुछ ना कुछ तो जानता है। घर से कुछ चोरी हुआ? जी हाँ सर, कबर्ड में कुछ गहने और पैसे थे जो चोरी किए गए और शिखा का मोबाइल भी गायब है। सर बिट्टू के बारे में विशाल ही बता सकता है।
और उसके हाल आप देख ही रहे। ऐसा कौन हो सकता है जिसे शिखा पहचानती हो, जो घर में आता जाता हो, जिसे आप भी जानते हो? सर शिखा यहीं अगले कमरे में बच्चों को ट्यूशन देती थी, वही बच्चे आते थे घर में, और बस इससे ज़्यादा कोई और नहीं आता था जिसके बारे में आपको कुछ बता सकूं। मनीष सर, इस एरिया में जितने भी बिट्टू नाम के लोग हैं सबको राउंड अप करो और ये पता लगाओ कि इनकी फैमिली में बिट्टू नाम का कोई आदमी है क्या। और जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनकी भी डिटेल्स चेक करो, कहीं उनमें से कोई बिट्टू तो नहीं। जी सर। मनीष, ये जो लड़की है निधि, इसके स्कूल में भी पता करो वहाँ कोई बिट्टू नाम का लड़का है क्या। शिखा का मोबाइल ट्रैकिंग में डलवाओ और ज्वेलरी के लिए अलर्ट भेजो। जी सर। बिट्टू तेरा नाम है? नहीं सर, बिट्टू ये क्या है सर? बिट्टू समझ के किसी को भी उठा लोगे? ऐसा कहीं होता है क्या? देखो अभी हम सिर्फ इंक्वायरी करें, एक बार तहकीकात पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद तुम सबको छोड़ दिया जाएगा, समझ में आया? जब आपकी बीवी का मर्डर हुआ था उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो ऑफिस में ही था। देखिए विशाल जी, हमें आपके घर में किसी भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले हैं। अब ये जो भी आदमी था बिट्टू, उसे या तो आपकी बेटी जानती थी या आपकी बीवी शिखा, जिन्होंने उसे अंदर आने दिया। और आपकी बेटी ने भी अपने खून से बिट्टू लिखा था वॉशरूम में। ये बिट्टू है कौन? सर अगर मुझे पता होता ना तो अभी तक वो जिंदा नहीं होता। याद करने की कोशिश कीजिए, कभी आपके घर में आपकी बेटी ने या आपकी बीवी ने बिट्टू नाम के किसी आदमी का जिक्र किया हो? नहीं सर, मुझे याद नहीं है। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अपनी बीवी से? सर उसी दिन दोपहर को। अरे निधि की छुट्टी 2 बजे तक हो जाती है, आ जाएगी थोड़ी देर में। वैसे तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आज मुझे भी ऑफिस में थोड़ा काम है, आते आते लेट हो जाएगा, 6-7 बज जाएंगे। कुछ सामान लाना है? नहीं, कुछ नहीं लाना है। ठीक है। फोन आपने किया था या शिखा ने? सर शिखा ने ही किया था। कुछ काम था उसे आपसे? नहीं सर, ऐसे ही किया था। फिर 2 घंटे के बाद रमेश का फोन आया और उसने बताया कि घर पे ठीक है संतोष, मैं कुछ देर में तुमसे बात करता हूँ। अरे गायत्री, अरे तुमने संतोष को फोन किया था कोई मकान वगैरह किराए पे लेने के लिए? हाँ किया था ना। क्यों? अरे क्यों क्या, अभिनव की होने वाली बहू अब इस मकान में नहीं आएगी, हम किसी किराए के दूसरे मकान में जाके रहेंगे। इसीलिए मैंने संतोष को कहा था कि हमारे लिए कोई बड़ा सा अच्छा सा मकान ढूंढे। पागल हो गई हो क्या? अपना खुद का इतना अच्छा मकान छोड़कर हम लोग किराए के मकान में रहेंगे? देखिए, पंडित जी ने कहा है कि अभिनव की होने वाली बहू के लिए ये मकान का वास्तु अशुभ है। अरे कौन से पंडित ने कहा है? आप कुछ भी कहिए, पर इस घर में अब हमारी होने वाली बहू नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी, समझे? मर्डर स्पॉट पर ये लिखा था। ये विशाल का बिट्टू नाम का कोई बिजनेस राइवल है क्या जो उसकी फैमिली का मर्डर कर सकता है? नहीं सर, बिट्टू तो कोई नहीं है। कोई और राइवलरी, कोई दुश्मनी या लड़ाई कुछ भी? हाँ सर, विशाल का झगड़ा चल रहा था जमुना दास से, प्रॉपर्टी के एक ब्रोकरी को लेकर। ये लो आप यहाँ पर साइन करो। ए, क्या करवा रहा तू ये? एक बार का समझ में नहीं आता तेरे? नाले वाली जमीन की डील हो चुकी है, फिर क्यों बीच में पड़ रहा है? जाना, पहले कस्टमर लेके आना, फिर बात करना, ठीक है? आप साइन कीजिए ना प्लीज। ना ये डील नहीं हो सकती। बस तू क्या कर रहा है? तू क्या ना? अरे छोड़ो, नहीं होगा कहीं। मैंने कहा ना ये डील नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। उस झगड़े के कुछ दिनों बाद विशाल पर कुछ लड़कों ने अटैक किया था। अरे ऐसे कोई गाड़ी चलाता है क्या? बहुत शौक है दूसरे के काम में टांग अड़ाने का। अब देख तेरे साथ क्या हाल करते हैं। मारो सारे को। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, पुलिस को बुलाओ कोई। अरे हिम्मत है तो अकेला आओ, फिर दिखा दो कितनी चर्बी है मेरे में। जाओ बता देना अपने बाप को विशाल डरता नहीं है। लेकिन विशाल को पूरा डाउट था कि अटैक जमुना दास ने ही करवाया था उसके ऊपर। ये जमुना दास कहाँ रहता है? आपके पास कोई सबूत है तो बताएं कि हमने मारा उसकी बीवी बच्चों को। देखिए जमुना दास जी, दुनिया में सारे फसाद की जड़ 3 चीजें होती हैं, जर, जोरू और जमीन।
और यहाँ इस मामले में ये तीनों ही हैं। देखिए साहब, मैं ऐसे टुच्चे काम नहीं करता। वो ज़मीन सरकार लेने वाली थी, इसलिए मैं खुद ही हट गया, वरना विशाल तो क्या, उसके बाप की औकात नहीं थी हमें रोकने की। सर। हाँ मनीष। सर, जमुना दास से बात हुई, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा आदमी लग रहा है। जमुना दास और विशाल, इन दोनों के पीछे अपने आदमी लगाओ। इन दोनों के उठने बैठने की एक एक डिटेल चाहिए मुझे। शिखा का फोन ट्रैक हुआ? नहीं सर, अभी तक स्विच ऑफ है। चोरी की भी कोई न्यूज़ नहीं है। विशाल और शिखा के सीडीआर मंगवाए, जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है। हर केस की एक कहानी होती है, लेकिन इस केस में 2 हत्याएं हो चुकी थी, पर कहानी अभी तक साफ नहीं हुई थी। एक आम सी जिंदगी में दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या और लूट का मामला तूल पकड़ रहा था। पुलिस पर हमेशा इस बात का दबाव रहता है कि वो हर एक केस को जल्द से जल्द निपटाएं। ये मामला काफी पेचीदा था और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा था, इसलिए हम एक एक लीड को टटोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये बिट्टू नाम का कोई दोस्त है क्या आप लोगों का? नहीं सर। पर निधि के साथ तो आप लोगों की अच्छी दोस्ती थी। हाँ सर, पर कुछ दिन पहले निधि हम लोगों से बात करना बंद कर दी। सिर्फ रोहन से ही बात करती थी। कौन रोहन? निधि का बेस्ट फ्रेंड। मगर कुछ दिन पहले उन दोनों की जम के लड़ाई हुई थी। प्रिंसिपल टीचर ने उनके पेरेंट्स को बुलाया था स्कूल में और कंप्लेंट भी की। ठीक है बेटा, तुम जाओ। रोहन बेटा, उस दिन जो भी हुआ था हमें सब बताओ। हम प्रॉमिस करते हैं किसी को कुछ नहीं बताएंगे। निधि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उसके साथ ना कुछ लोगों ने बहुत बुरा किया है। अब उन लोगों को पकड़ने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। करोगे ना? देखो, अब यहां पे मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, हाँ? इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, उस दिन क्या हुआ था? सर, वो मेरी दोस्त नहीं थी। तो फिर? सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अगर ऐसा था तो झगड़ा क्यों हुआ था? सर, उसने मुझे काट लिया। मैं डर गया था, इसलिए मैं चुप रहा। सर, लेकिन आप पापा को कुछ मत बताइएगा सर, प्लीज। डोंट वरी। वो स्कूल में ऐसी हरकत करती थी और आपको पता ही नहीं? देखिए सर, बच्चे स्कूल में 5-6 घंटा ही रहते हैं और घर पर सारा दिन। और रही बात हमें नहीं पता होने की, तो निधि का बिहेवियर कुछ 3 महीने से बहुत बदल सा गया था। ना तो वो अपनी टीचर से बात करती थी, ना अपने दोस्तों से। तो हमें कैसे पता चलता कि उसके मन में क्या चल रहा है? फिर भी आप हमारे हिंदी टीचर उदित जी से बात कर सकते हैं। वही उसके क्लास टीचर हैं और उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन भी देते हैं। सर, उसके बिहेवियर में चेंज तो आया था, बट वो ऐसा करेगी मुझे भी आइडिया नहीं था। मरने से पहले निधि ने ये लिखा था। हमें डाउट है कि इन मर्डर्स में बिट्टू का हाथ हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि ये बिट्टू ही निधि को हैरेस कर रहा था और निधि ने ये सब उसी से सीखा। सर, मैं किसी बिट्टू को तो नहीं जानता, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये निधि ने नहीं लिखा है। निधि ने नहीं लिखा मतलब? निधि सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी, बस उसको हिंदी में प्रॉब्लम थी। बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा तक में कंफ्यूज रहती थी। और ये बिट्टू लिखना इतना कठिन है, इतनी मात्राएं हैं इसमें, निधि हिंदी में तो लिख ही नहीं सकती। अगर उसे लिखना भी होता तो वो इंग्लिश में लिखती। Are you sure? बिल्कुल सर, आप चाहे तो उसकी हिंदी की नोटबुक देखिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि उसकी हिंदी कैसी थी। मेरा अभिनव कितना खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी मिल रही है। अच्छा है ना कान के? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ बहू? अरे कुछ नहीं माँ, मैं पीछे से आ गया था तो घबरा गई, इसलिए चीख पड़ी। और क्या?
निधि के बैग से ये डायरी मिली है, ये देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। दो लोग एक साथ रहते हैं, प्यार करते हैं, अगर सब ऐसे ही रहें तो कितना अच्छा हो लाइफ में, बट जिससे प्यार करना है उससे लड़ाई, और जिससे बात भी नहीं करनी उससे प्यार। Sometimes I feel there should be someone with whom I can share my pain. कुछ भी तो अच्छा नहीं है एक रोहन को छोड़ के। He understands me well, at least I have someone to talk now. आज रोहन ने भी मुझसे झगड़ा किया, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, वो भी सबके जैसा ही है। आपकी बेटी इतने मेंटल प्रेशर में थी और उससे कोई बात करने वाला भी नहीं था। आप बता सकते हैं कि आप मियाँ बीवी के बीच झगड़ा किस बात पे होता था? सर मैं सच कह रहा हूँ, हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। निधि ने कुछ और ही बात लिखी है। अगर पता होता सर तो हम उससे बात करते। निधि की हिंदी की नोटबुक से ये तो साबित हो गया कि बिट्टू पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए लिखा गया था, लेकिन क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं सही हूं या गलत। मतलब मनीष, उस घर में सब कुछ 2 बजे के आसपास ही हुआ। निधि स्कूल से घर आई, मर्डरर घर आया, मर्डर और लूट करके वहां से चला गया। शिखा ने विशाल को फोन भी लगभग 2 बजे के आसपास ही किया, वो भी बिना किसी कारण के। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिखा जानती थी कि बिट्टू घर आने वाला है और वो ये नहीं चाहती थी कि विशाल और बिट्टू आपस में मिलें, इसलिए उसने विशाल को फोन किया कि वो घर कब आने वाला है। और ये विशाल भी अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ छुपा रहा है। मुझे लगता है विशाल और शिखा के रिलेशन में कुछ तो एबनॉर्मल है, जिसके बारे में निधि जानती थी और निधि उस बात को लेकर परेशान भी थी। सोचने वाली बात यह भी है सर कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हमने जितने भी लोगों से बात की है, किसी ने भी इस बिट्टू नाम के आदमी को नहीं पहचाना। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल ने खुद ये बिट्टू नाम लिख दिया पुलिस को गुमराह करने के लिए, ताकि हम उसे ढूंढते रहें और वो खुद सेफ हो जाए? हो सकता है मनीष, और हो ये भी सकता है कि कातिल ने हमें चुनौती दी हो उसे पकड़ने की, या फिर ये बिट्टू नाम का आदमी सच में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम कातिल ने जानबूझ के वहां लिखा ताकि वो फंस जाए। मनीष, इस परिवार के बारे में और गहराई में पता करो, शायद बिट्टू नाम के किसी आदमी का कुछ सुराग मिले। सर वैसे तो घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, पर कोई 1 महीना पहले विशाल का शिखा से बहुत झगड़ा हुआ था किसी आदमी को लेकर। चल निकल निकल। छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। चल निकल। सर कौन था, क्यों झगड़ा हुआ था, ये तो मुझे नहीं मालूम। वो आदमी इस मोहल्ले में न पहले दिखा था और ना ही बाद में दिखा। झगड़ा हुआ तो तुम्हारा किसी के साथ, तुमने बताया नहीं? सर मैंने और शिखा ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी। 12 साल के बाद कुछ 4 महीने पहले हम शिखा के कहने पर उनके घर भी गए थे, ये सोचकर कि हम एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन पुरानी सारी बातें भूल जाइए ना पापा। अब तो आपकी नातिन भी आपसे मिलने की जिद करती है। पूछो नाना की। जब बेटी ही मर गई तो नवासी कैसी? तुम लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कदम रखने की कोशिश भी मत करना। पापा प्लीज, निधि नाम रखा है इसका, कम से कम इसके लिए। शिखा, ये सब क्या ड्रामा है? निकलो यहाँ से, विशाल लेकर जाओ इसे, अगर नहीं गए तो देख लेना। देख लेना मतलब? नहीं माना कि हम दूसरी जाति के हैं, लेकिन हमारे संस्कार तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर है। अरे आनंद, तुझे तो एहसान मानना चाहिए कि मैंने ऐसे घटिया संस्कार वाले परिवार के साथ रिश्ता जोड़ा है। निकल निकल यहाँ से, और दोबारा मत आना यहाँ पर। निकलो यहाँ से। शिखा! एक महीने पहले आनंद घर पे आया। शिखा जरा देखो कौन है। भैया आप आइए ना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अपनी बहन से मिलने आया हूँ। लेकिन ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? भैया सारी पुरानी बातें भुलाकर आए हैं। शिखा, तुम्हारे लिए वो बातें होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरे माता पिता का, मेरी जाति का अपमान था, और वो मैं कभी नहीं भूल सकता।
इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, निकलो यहाँ से, चल। तेवर अभी तक बदले नहीं हैं, वहीं के वहीं हैं गिरे हुए। देखो, मैं अपनी बहन से मिलने भी आऊंगा और उसे साथ घर भी लेके जाऊंगा। देखते हैं तू क्या कर लेगा। और तुझे क्या लगता है तो शिखा से मुझे दूर कर देगा? चलो निकलो यहाँ से, चल निकल निकल। छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। चल। शिखा के कहने पर ऑलरेडी बेइज्जती सहन की थी, अब और नहीं सहना था। इसीलिए उसे देखकर गुस्सा आ गया और फिर झगड़ा हो गया। लेकिन इतना कुछ हो गया, फिर भी ये बात तुमने हमें बताई नहीं। बाथरूम में बिट्टू पड़ने के बाद उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। गुस्से में हो गई थी मारपीट। हम तो बाबूजी को मिलवाना चाहते थे, लेकिन शिखा से मिलने के बाद बाबूजी को गुस्सा आ गया। वो जैसी भी थी मेरी बहन थी सर। ये झूठ बोल रहा है सर। इसके पिता मनोहर शर्मा की सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पर है। ये देख, सबूत है हमारे पास। शिखा अगर घर वापस लौटती तो आधी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाती ना। सर, हम भाई बहन के बीच प्रॉपर्टी का मसला कभी नहीं था। सर, ये दूसरी जात वाले विशाल की चाल है। सर 12 साल का बदला ले रहा है मुझसे। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। 12 नवंबर को जिस वक्त शिखा का मर्डर हुआ था, तू कहाँ था? सर घर पे। सर निधि और शिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। निधि की रिपोर्ट में तो कुछ नहीं मिला, मतलब वो मर्डर से 1-2 घंटे पहले ही फिजिकल हुई थी। फिजिकल? लेकिन किसके साथ? उसका पति विशाल तो उस वक्त ऑफिस में था। सर शायद आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। शिखा का जिसके साथ अफेयर होगा वो शिखा से मिलने आया होगा, सेक्स किया, उसके बाद मर्डर किया और फिर पुलिस को धोखा देने के लिए वॉशरूम की दीवार पर उसने ये नाम लिख दिया, बिट्टू। या फिर सर ये भी हो सकता है कि ये कोई रेप केस हो। शिखा की लाइफ को और अच्छे से टटोलना होगा। सीडीआर आने में कितना वक्त लगेगा? शाम तक आ जाएंगे सर। शांति देखो कितनी अच्छी ड्रेस है ना। हाँ माँ जी। और ये देख, मैंने अपने होने वाली बहू के लिए क्या लिया है। ये झुमकी कितनी सुंदर है माँ जी। है ना, पहली बार जब अपने घर पे आएगी ना वो, तब मैं उसे पहनाऊंगी। कितना प्यारा है ना। जी बाबू जी। जरा पानी लेके आना पीने के जी लिए। बहुत प्यारे हैं। गायत्री, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे शादी का घर है, घर में पैसे हैं, गहने हैं, और तुम ये दुकान से जाकर बैठी हो नौकरों के सामने। आप है ना, रेखा का टेंशन लेते, आपसे तो बात करना ही बेकार है। सर शिखा और विशाल के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। मर्डर वाले दिन शिखा ने विशाल को कॉल किया था 2 बजे के आसपास, जब वो ऑफिस में था। लेकिन सर ये एक नंबर और है जिसके साथ शिखा रेगुलर टच में थी और मर्डर से पहले भी बात हुई थी उसकी। किसका नंबर है? अश्विन, शिखा के साथ बहुत बातें होती थी तेरी? हाँ सर, विशाल भाई का अकाउंट चलता है मेरी दुकान में, इसलिए सामान के सिलसिले में बात होती है। क्या हुआ? ठीक है, थाने चल, हमें भी तुझसे कुछ बात करनी है। सर क्यों? सर क्या हुआ? बोल बोल। बहुत डीट बंदा है सर, इतना तोड़ो लेकिन अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। अरे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? ये लो ब्लड सैंपल लो और डीएनए मैचिंग के लिए भेज दो। अगर ये उस दिन फिजिकल नहीं हुआ था तो पता चल जाएगा, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो फिर अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा। अगर डीएनए मैच हो गया तो उसके बाद क्या होगा तुझे मालूम है ना? बता, शिखा से इतने रेगुलर कांटेक्ट में क्यों था, और वो तुझे 12 से 1 के बीच में कॉल क्यों करती थी? बोल दे, अभी भी वक्त है। ले लो भाई, इसका सैंपल ले ही लो। अब इससे इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही बात करेंगे। ठीक है सर। रुकिए सर, रुकिए, मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। शिखा अपनी शादी से खुश नहीं थी। मेरे दुकान से सामान लाते ले जाते 4 महीने पहले हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, मगर सर हम लोगों का रिश्ता सिर्फ फिजिकल था। उसका अपना परिवार था और मेरा अपना परिवार। हम लोगों को अपनी सीमाएं पता थी सर, इसलिए हम तभी मिलते थे
जब उसके घर में कोई नहीं होता था। लेकिन 2 महीने पहले एक दिन। बेटा निधि, जो कुछ भी तुमने देखा वो पापा को मत बताना, प्लीज। मानोगी ना मेरी बात? तो अपना राज खुलने के डर से तूने शिखा और निधि दोनों को मार दिया? नहीं नहीं सर, नहीं। मैं क्यों ऐसा करूंगा? इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। ना विशाल ने मेरे साथ इस बारे में कुछ बात की और ना ही उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन आया था। अरे विशाल जी नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटा। मुझे लगा कि शिखा ने निधि को कन्विंस कर लिया था इस सब के बारे में, और फिर मैंने भी धीरे धीरे शिखा के साथ सेफ्टी के लिए अपना कांटेक्ट खत्म कर दिया था सर। कांटेक्ट खत्म कर लिया था? तो रेगुलर कांटेक्ट में क्यों था? सर 1 महीना बीतने के बाद मेरा दिल बहकने लगा था। मैं शिखा के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन शिखा बदल गई थी सर। वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती थी, वो मुझसे नहीं मिलना चाहती थी सर। अगर उसने मना कर दिया था तो फिर तू उसके साथ फिजिकल कैसे हुआ? सर मैंने उस दिन उसे फोन किया था और इसी बात के लिए हम दोनों का झगड़ा भी हुआ था सर। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। तुमसे रिश्ता रख के मैंने विशाल को बहुत धोखा दिया है। अब बस, मैं विशाल से बहुत प्यार करती हूँ और उसे धोखा नहीं देना चाहती हूँ। अच्छा, अब तुम्हारे विशाल को सब कुछ सच बता देता हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या क्या गुल खिलाए हैं। फिर देखते हैं कि तुम्हारा विशाल तुमसे कितना प्यार करता है। अश्विन, ये क्या बोल रहे हो अश्विन? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। हाँ सर, ये सच है कि मैंने शिखा पर उस दिन जबरदस्ती की थी, लेकिन सर मैंने उसका मर्डर नहीं किया। मैंने उसका मर्डर नहीं किया सर। रेप का चार्ज लगाओ इसमें और जेल में डालो। अकल ठिकाने आएगी तो मर्डर भी एक्सेप्ट करेगा। सर अश्विन की दुकान के सीसीटीवी फुटेज में शिखा के मर्डर के वक्त तकरीबन 2:30 बजे अश्विन अपनी दुकान में ही मौजूद था। लेकिन सर इस विशाल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। क्या? ये देखिए सर, तकरीबन 3 महीने पहले पूरी फैमिली का 50 लाख रुपए का जॉइंट बीमा निकलवाया गया, और अब शिखा और निधि की मौत के बाद ये विशाल ही इस पॉलिसी का सोल बेनिफिशियरी है। मतलब विशाल के लिए फायदे का सौदा रहा ये डबल मर्डर। मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विशाल को शिखा और अश्विन के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, इसलिए पहले उसने इंश्योरेंस करवाया और फिर शिखा और निधि को मारकर अब पैसा निकालना चाहता हो? मनीष, एक काम करो, विशाल के माँ बाप के घर जाओ और पता करो कि आखिर माजरा क्या है। शिखा के घर वाले तो नाराज थे इसलिए वो सामने नहीं आए, लेकिन इसके घर से अभी तक कोई क्यों नहीं आया? जी सर। रोज इधर ही देखता रहता है और आज तो शायद घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जी अनीता जी, बताइए क्या संबंध है आपके विशाल से? है नहीं, थे। शादी होने वाली थी हमारी विशाल के साथ, लेकिन एक मौके पे वो मेरी दोस्त शिखा के साथ भाग गया। डोली नहीं उठी हमारी मंडप से और इतनी बेइज्जती हुई कि आज तक शादी नहीं हुई हमारी। मेरी अपनी दोस्त ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। विशाल ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया, लेकिन आप फिर भी उससे बातें करती थी फोन पे, वो भी रेगुलर। ये आप ही का नंबर है ना? सर मेरी वजह से अनीता की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन वो मुझे रास्ते में मिल गई थी। मुझे माफ करना अनीता, तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की मदद चाहिए तो मुझे बता देना, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। हमदर्दी थी सर अनीता से, और कुछ नहीं। जिससे प्यार करना चाहिए उससे नफरत करते हैं, और जिससे बात भी नहीं करनी चाहिए उससे प्यार। कुछ याद आया? ये तो निधि के डायरी में लिखा था।
लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए विशाल की निधि ने ये बात शिखा को लेकर लिखी थी। शिखा तुम्हारे साथ शादी में खुश नहीं थी, इसलिए उसके संबंध अश्विन के साथ हो गए थे। सर बकवास कर रहे हो आप, नाम खराब कर रहे हो आप शिखा का। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ विशाल, अश्विन ने ये बात खुद कबूली है और उसने हमें ये भी बताया है कि निधि ने उसको एक बार शिखा के साथ देख लिया था। इसकी वजह से ही निधि अपने दोस्त रोहन के साथ वो हरकतें कर रही थी। क्या? और ये भी कि निधि की लाइफ में स्ट्रेस तुम्हारे और शिखा के रिलेशन की वजह से है। और एक बात, जिस दिन शिखा की मौत हुई थी उस दिन भी शिखा ने अश्विन के साथ रिलेशन बनाए थे। इतना चौंकने वाली बात नहीं है विशाल, एक अच्छी खबर तुम्हारे लिए भी है। यह है वो इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके हिसाब से शिखा और निधि की मौत के बाद तुम्हें 50 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये पॉलिसी तुम्ही ने करवाई थी ना 3 महीने पहले। आप कहना क्या चाहते हो? तुम शिखा के अफेयर के बारे में जानते थे, अब शिखा भी रास्ते से हट गई, पैसा भी मिल गया और बैक एंड पे तो वो अनीता थी ही। सर बात को घुमाने से कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ कॉल रिकॉर्ड से और इंश्योरेंस की पॉलिसी से आप मुझे कातिल साबित नहीं कर सकते। सही कह रहे हो। तो एक काम करते हैं, तो जब तक हम ये साबित नहीं कर पाते कि तुम कातिल हो, हमारे मेहमान बन के रहो। मनीष अंदर डालो इसे, कुछ दिन अंदर रहेगा, खुद ब खुद बकेगा। सर हमने विशाल को भनक तक नहीं लगने दी अनीता के बारे में, पर दोनों के स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं कि उन दोनों के बीच वैसा कोई रिश्ता नहीं था। हो सकता है सर ये बात सच हो। अश्विन का भी तो यही कहना है कि विशाल को पता ही नहीं था शिखा के अफेयर के बारे में, और निधि की डायरी में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है। इन ए वे यू आर राइट मनीष, लेकिन ये केस बहुत नाजुक है, हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। सर इस केस में हर लीड के साथ हम 2 कदम आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन घूम फिर कर डेड एंड पर आ जाते थे। यानी कि इस दोहरे कत्ल के मामले में कोई भी कामयाबी हमारे हाथ नहीं लग पा रही थी। लेकिन अब इस जुर्म की जंजीर में एक कड़ी और जुड़ने को थी। सर ये बेड के नीचे पड़ा मिला है, फिलहाल बंद है सर गायत्री जी के बेड के नीचे से मोबाइल मिला है, फिलहाल बंद है। सर लगता है गायत्री जी को स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया है। ये भी पता चला है कि घर में कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। घर से नकदी गहने सब गायब है। घर में कहीं भी फोर्स एंट्री का निशान नहीं है, लेकिन ये सारा मामला लूटपाट का ही लग रहा है। इसका मतलब है किसी को घर की पूरी जानकारी थी, या तो दरवाजा अंदर से खोला गया या फिर किसी मास्टर की का इस्तेमाल हुआ। जी सर, घर के अंदर लूटपाट भी हो गया। हत्यारे ने मर्डर किया और सारा माल लूट के निकल गए। ठीक है मनीष, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और सभी पुलिस स्टेशन में हत्या और चोरी हुए गहनों की अपडेट भेजो, और ये पता करवाओ कि उस एरिया में कोई गैंग वैंग तो एक्टिव नहीं है। सर मम्मी पापा दिल्ली जा रहे थे मेरी शादी के कार्ड बांटने के लिए, पर अचानक से मम्मी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें घर वापस लौट कर आना पड़ा। फिर मैं पापा के साथ दिल्ली गया, हम लोग वहीं थे जब हमें ये खबर मिली। आपको किसी पे शक है? घर में आने जाने वाला कोई आदमी या फिर पिछले कुछ दिनों में कुछ अजीब हुआ हो? हाँ सर, हमारी कामवाली ने कुछ दिनों पहले एक आदमी को घर के बाहर देखा था। ये फोन हमें आपके घर के बेड के नीचे से मिला है। नहीं सर, हम दोनों में से तो किसी का नहीं है, और गायत्री तो फोन रखती ही नहीं थी। मनीष, इसे साइबर टेक्नीशियन के पास भिजवाओ, ऑन करवाओ। हो सकता है मर्डर से छूट गया हो। और इनकी बाई ने जिस आदमी को घर के बाहर देखा था उसका स्केच बनवाओ। सर इस केस के सिरे टटोलते हुए हम दूसरे केस में उलझ गए। इंसानी फितरत की कई कहानियां सामने आ रही थी। कोई भी जुर्म बिना दस्तक के नहीं होता। यहां भी जुर्म ने दस्तक दी थी। अभिनव के घर की मेट शांति ने घर के आसपास किसी अनजान आदमी को देखा था, और वहां विशाल के घर में इतना कुछ हो रहा था, लेकिन उसने कोई भी दस्तक नहीं सुनी। हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब इस केस पर रोशनी पड़ने को थी। ये शिखा का मोबाइल फोन है जो अभिनव की मां के घर से मिला है।
शॉकिंग बात यह है सर कि इसमें अभिनव और शिखा के इंटीमेट वीडियोस और फोटोज हैं, देखिए। और सर उससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि अभिनव का घर का नाम बिट्टू है। क्यों बिट्टू? जी सर, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। मैं एक दोस्त की शादी में गया था, वहां मेरी मुलाकात शिखा से हुई। धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए, फोन पर बातें करने लगे, बातें मुलाकातों में बदल गई और हमें रिश्ता कायम हो गया। फिर अचानक एक दिन शिखा ने ये रिश्ता खत्म कर दिया। भूल जाओ कि हम कभी मिले भी थे। उसने रिश्ता खत्म किया और तूने उसे? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो मोबाइल फोन शिखा का मर्डर करके चुराया गया था वो तेरे घर पे कैसे पहुंचा? उन फोटोज के लिए ना, ताकि तेरा और शिखा का रिश्ता हमेशा के लिए राजी बना रहे। सर अगर मैंने ये मर्डर्स किए होते तो वो मैं मोबाइल आप लोगों के हाथ नहीं लगने देता, और अपने घर पे क्यों रखता वो फोन? और सबसे बड़ी बात सर, मैं शिखा के घर पर अपना नाम क्यों लिख कर आता? सर इसमें कोई ना कोई साजिश है मुझे फंसाने की, मैं सच कह रहा हूँ। इस अभिनव के दुश्मनों को खंगालो, उससे जुड़े एक एक आदमी की पूरी हिस्ट्री खोद के निकालो, पता लगाओ कौन है जो उसे फंसाना चाहता है, और उस आदमी को ट्रैक करो जिसे शांति ने उस दिन घर के बाहर देखा था। इन सब में तो एक ही आदमी का फायदा दिख रहा है सर हटाइए इसे, प्लीज प्लीज हटाइए इसे। सर थक गया हूं मैं। हम सब साथ रहते हुए भी मैं कितना दूर था शिखा से, अपनी बच्ची से। उनकी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था और मुझे उस चीज का अंदाजा तक नहीं था। शिखा मुझसे दूर होती चली गई। वो मुझसे कहती थी कि तुम मुझे वक्त नहीं देते। हमारे रिश्ते की उथल पुथल मेरी बेटी निधि का बचपन खा गई सर मैं शिखा और निधि दोनों का दोषी हूँ। आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए सर मैं हार गया। सर गायत्री की मौत की असली वजह स्ट्रैंगुलेशन नहीं बल्कि डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ साइनाइड है। मौत के बाद गला घोटा गया है। डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ साइनाइड? ये तो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है और इतनी आसानी से किसी आम आदमी के हाथ नहीं आता। मनीष, इस जिले की जितनी भी पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है सबसे संपर्क करो, पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर सर अभिनव की डिटेल्स चेक करते हुए दो बड़ी इंफॉर्मेशन हाथ लगी हैं। उठा के लाओ उन दोनों को। हैरान हो ना ये सोचकर कि हम तुम तक कैसे पहुंच गए? सर मीरा मेरी दोस्त है और पिछले 3 सालों से साहिल से अफेयर था उसका, लेकिन पता नहीं अभिनव से शादी करने के लिए वो क्यों रेडी हो गई। ये साहिल कौन है? उसका एड्रेस है आपके पास? सर एड्रेस तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग एक बार लॉन्ग ड्राइव पे घूमने गए थे तो उसकी फोटो है मेरे पास। जब रिलेशन था तब था, अब हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो गया था तो तुम दोनों की आपस में इतनी बातचीत क्यों हो रही थी? दिन में कम से कम 7-8 बार तो बात होती थी। और आप मिस्टर साहिल सेल्समैन है ना, क्या बेचते हैं? सर ये मीरा का बॉयफ्रेंड साहिल शहर के आउटर की एक पेस्टिसाइड कंपनी में काम करता है। तो सर साहिल के लिए डाइल्यूटेड साइनाइड की हेराफेरी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। वैसे अभिनव की काम वाली ने क्या खूब पहचाना है साहिल को। सर मैं और साहिल एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरे पिताजी मेरी शादी कहीं और करवा रहे थे। तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती और घर से भाग भी नहीं सकती। मेरी 2 छोटी छोटी बहनें, मैं उनकी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। तो इसमें शिखा और निधि कहाँ से आ गए? शिखा मेरी बचपन की दोस्त थी और अश्विन से उसका अफेयर था, ये बात शिखा ने ही मुझे बताई थी। इसीलिए मैंने उसे अपनी दोस्ती की दुहाई देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया। शिखा, पापा ने मेरी शादी अभिनव से तय कर दी है। वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। तू बता मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूँ? देख अश्विन के साथ तो तू सोती ही है ना, अभिनव के साथ भी सो जा और उसके साथ वैसी वाली फोटोग्राफ निकाल ले ताकि मैं पापा को फोटो दिखा के शादी तुड़वा सकूं। शिखा ने अभिनव को फंसा लिया था और फोटोग्राफ भी ले ली थी। उसने मुझे फोन किया कि मैं वो फोटो लेने आ जाऊं। मैं और साहिल उसके घर गए, लेकिन उसके घर जाने के बाद उसका प्लान तो कुछ और ही था। तो समझने की कोशिश कर यार, इन फोटो से उसके परिवार की बदनामी होगी। देख
शादी तोड़ने का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, खुद तो दर्जे के मुंह मारती है और मुझे सीख दे रही है। ये फोन तो मैं लेकर रहूंगी। फोन छोड़ मोबाइल छोड़, मैं कहती छोड़। निधि ने हमें शिखा को मारते हुए देख लिया था, इसलिए हमें निधि को भी मारना पड़ा। तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया अभिनव को फंसाने का। ये पुलिस के लिए भी ऑब्वियस नहीं था। बस ये एक गलती हो गई हमसे, इसीलिए शायद पुलिस अभिनव तक नहीं पहुंच पाई। गायत्री, उसे क्यों मारा? हमें लगा कि शिखा के कॉल रिकॉर्ड से पुलिस अभिनव तक पहुंच जाएगी और ये शादी टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि शिखा अभिनव से इंटरनेट कॉलिंग पर बात करती थी। हम शिखा के फोन को अनलॉक नहीं कर पा रहे थे और शादी की डेट नजदीक आती जा रही थी, इसीलिए हमने ये प्लान किया कि हम अभिनव को मार के शिखा का मोबाइल उसके घर पे छोड़ देंगे, ताकि किसी को भी फोटोग्राफ देखे तो उसे लगे कि अभिनव ने शिखा को मारा है और इस गिल्ट में उसने खुद की जान दे दी। और साहिल अभिनव के घर पर निगरानी रखने लगा। हमने उसी दिन अभिनव को मारने का प्लान बना लिया था, लेकिन कौन? अरे मीरा, तुम इस वक्त यहाँ पर? ये कौन है? हमने जो कुछ भी किया बस एक दूसरे के साथ रहने के लिए किया। एक साथ तो नहीं, पर अब तुम दोनों जिंदगी भर जेल की काल कोठरी में रहोगे। हमारे हाव भाव, हमारे बर्ताव और हमारी बातों का असर हमारे बच्चों पर होता है। यही कुछ हुआ था निधि के साथ। अपने माँ बाप से प्रभावित होकर वो अलग अलग हरकतें कर रही थी। ये एक बड़ी दस्तक थी जिसे न शिखा पहचान पाई और ना ही विशाल सुन पाया। अपने रिश्तों की कदर करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पर खास ध्यान दें। बिखरते रिश्तों की दस्तक अगर वक्त रहते सुन ली जाए तो फिर तबाही की गूंज सुनने की नौबत ही नहीं आएगी। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। पागल वागल हो गए हो क्या? ये दिन दोपहर बैठ के शराब पी रहे हो? हमारे आगे ना ज्यादा नीति शास्त्र का लेक्चर मत छाड़ो। 10वीं तक तो लड़क के पास हुए हो। हम यहाँ इंजीनियरिंग करके पूर्णिया में तो बड़ा ऑफिस खोलकर बैठे, लेकिन साला हमसे कोई लड़की शादी करने को तैयार नहीं। देखो, अरे देखो, लगड़े हैं, लूले हैं, नहीं ना, दिखने में भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से शादी तक बात पहुंच के रिश्ता टूट जाता है। ठीक है, टेंशन नहीं मत। बैठो आराम से। कल फिर से लड़की देखने जा रहे हो ना? बेटा इस बार सिक्सर मारोगे तुम कह रहे हैं। हमें जाओगे तुम और तुम्हारा सिक्सर। अरे थैंक यू बेटा। ऋतु जी, लक्ष्मी मैया की बड़ी कृपा रही है हम पर। जो भी दिया छप्पर फाड़ के दिया। लेकिन आपको तो पता ही है कि सरस्वती मैया के आगे लक्ष्मी मैया की कब चली है जी। तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा बेटा ही है। इंजीनियर बना है, इंजीनियर। और हमारी बिटिया कटिहार में रहकर हॉस्टल में पढ़ रही है। हमारी बिटिया पारुल भी 12वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन घर का सारा काम वो हम कर लेती है, सिलाई कढ़ाई सब। देखिए सच्ची बात है, बुरा मत मानिएगा। नहीं, आपकी बिटिया है बहुत सुंदर। क्यों बेटा पवन? हाँ। अरे पापा, भैया को उन्हें देखने से फुर्सत तो मिले। अब तो आप शेरवानी सिलवाइए। लड़की नहीं है भाई, चक्कू है चक्कू। अरे न जाने कितनों का कत्ल किया होगा। अबे साले, तुम्हारी होने वाली भाभी है। अब तो शादी तय हो गई है तुम्हारी। अब शादी के बाद दोस्त को भूल तो नहीं जाओगे ना? कितना भी पेस्ट कंट्रोल करवा लो, खटमल खून चूसना थोड़ी ना छोड़ देगा है? अच्छा बेटा, खटमल है हम तो कहा हो फिर? तो जाओ, तब हमारी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। अरे बाबा जी प्रणाम। जो ज्यादा पंख फड़फड़ाता है ना, वही मुंह के बल गिरता है। बड़ा आया इंजीनियर साला। पापा, पापा, पापा वो शेरवानी सिलवा ली है। जाओ रखो अंदर। लड़की वालों ने मना कर दिया है। मना कर दिया? मतलब
काहे? अरे हमको क्या पता, तुम ऐसा क्या गुल खिला रहे हो कि सब लोग मना कर रहे हैं। पागल हो गया क्या? इसे अरे छोड़, मैं कह रहा हूं छोड़, अरे छोड़। क्या क्या तूने? अरे शादी टूट गई तो लौंडिया किधर देशवा पाओगे? बात वो नहीं है, लेकिन साला कोई तो प्रॉब्लम हमारे में ही है ना, जो हर बार सब हमें रिजेक्ट करके चले जाते हैं। हम कह रहे हैं तुम अपनी कुंडली को दिखवाओ, कहीं ना कहीं उसमें अड़ैया मार के बैठा हुआ है। पापा ने हमारी शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया है ना, अगवा बने फिरते हैं आप हमारे। तो आप हमें ये बताइए कि आप हमारी शादी करवा रहे हैं या हमारी परेड निकलवा रहे हैं? हम पे क्या भड़क रहे हो महाराज? तो भड़के नहीं तो क्या करें? सिविल इंजीनियर हैं हम, और ऐसा कौन सा टाटा बिरला की लड़की से योग भिड़ा रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है? प्रॉब्लम क्या है? जानना चाहते हो प्रॉब्लम क्या है? बताते हम। बैठो बैठो, हम तुमको बताते हैं प्रॉब्लम क्या है। बैठो। क्या बोले? साला अपनी किस्मत ही खराब है, अपनी ही कुंडली में काला नाग कुंडली मार के बैठा है। कुंडली में क्या हुआ? तुम चिंता मत करो, इस बार अगर कोई आई ना तो उसके हाथ पे मेहंदी से अपना नाम लिखवा कर ही रहेंगे। पवन। अरे खाली हंसी ठट्टा कर रही हो तुम लोग कि मेहंदी भी लगाई? अरे लगाई ना। अच्छा अच्छा। सगुन के टाइम कैसे खाली गले बैठी रूपा? ए रूपा, ये लो जीजा बात करना चाहते हैं तुमसे। हमें बात नहीं करनी। अरे बात समझाओ ना। हमारे सामने शर्मा रही है। नाटक कर रही हो, बतिया लो ना, शादी हो रही तुम्हारी। हेलो। बहुत एंग्री हो का? हम कितनी देर से तुमको फोन कर रहे हैं, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो हमारा। हम बाद में बात करते हैं। अरे हेलो रूपा। हमसे शर्मा रही है। हमें पता है ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। कह रहे हैं तुमसे एक बार हम फिर से सोच लो तुम। हम डिसाइड कर लिए हैं, अब हम किसी राहु केतु को अपने आड़े नहीं आने देंगे। हमें रूपा चाहिए तो चाहिए। अब तो ये लाइफ और डेथ का मैटर हो गया है। चलो बस आ गई, हम निकलते हैं। अपना ख्याल रखना। गरिया गरिया गरिया, हाँ गरिया, बैठो बैठो। चलो चलो। रूपा, अरे कहाँ चली गई? रूपा, है रूपा, अरे क्या हुआ? अरे रूपा को देखियो का कहीं? नहीं, हम तो नहीं। रूपा, राकेश, आओ अम्मा, काहे तो चिल्ला रही हो? अरे रूपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बाहर देखी? हाँ देखी है भाई, बाहर देखो, हम सबको देख के आ रहे हैं, देखो। हाँ जाओ जल्दी देखो। रूपा, अरे कैसे हुआ?
आइए सर। सर देखने से लग रहा है कि 23-24 साल की लड़की है और शायद उसके साथ रेप भी किया गया है। आइए ये देखिए, हाथ की नसों को भी काटा गया है और चेहरे को भी काफी बुरी तरह से गोदा गया है। इसे देखकर लग रहा है कि नई नई शादी हुई थी। शायद 1-2 दिन ही हुए होंगे। शरीर पे हल्दी लगी है, हाथों में मेहंदी है, आंख में सिंदूर है। अरे देखो, कलाई पे शादी का कक्कन भी बंधा है। चेहरे को जिस तरह से गोदा गया है, ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी इसको मारा है ना, या तो बहुत नफरत करता था या बहुत गुस्से में था। चलो जी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और हाँ, जरा कलाई पे चेक करो, शायद मेहंदी में इसके पति का नाम लिखा हो। सर, हाथ में पवन लिखा हुआ है। पवन? यादव जी पता करो, 1-2 दिन पहले किसी पवन की शादी हुई थी क्या? इस बेचारी ने कितनी अरमानों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की होगी। जिस किसी ने भी इसके साथ ये बर्बरता की है ना, यादव जी से छोड़ना नहीं है। सर ये लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके साथ ब्रूटली रेप किया गया है। बॉडी में काफी ज्यादा इंजरीज भी हैं और सर ये बॉडी पे 2 लोगों का सीमन भी मिला है। 2 लोग? यानी कि रेप और मर्डर में 2 लोग शामिल थे? हाँ सर। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जरूरत से ज्यादा खून बहने की वजह से हो गई है और उसके बाद उसके फेस को गोदा भी गया सर। एक लड़की की कलाई काटी गई और उस मरती हुई लड़की के साथ रेप किया गया? डिस्गस्टिंग। इतना घृणित काम। इंसान ऐसे कैसे जानवर बन सकता है? वही तो समझ नहीं आता सर। वैसे मौत का समय 11 बजे से 2 बजे के बीच का है। उस पवन का कुछ पता चला? सर जी कहाँ है पवन? पता नहीं कहाँ है पवन। पवन कहाँ है? पवन से तो बात ही नहीं हुआ हमारा। मालूम नहीं है तुमको? नहीं साला मालूम नहीं है। साला दिन भर चोरू की तरह चिपके रहते हो सर। मालूम नहीं है? मालूम नहीं है तुमको? मालूम नहीं है साला कहाँ है पवन? हेलो, सर मैंने अरारिया के सभी बैंक्वेट हॉल और कोर्ट रजिस्टर के पास पता किया है। सर ऐसे 2 दूल्हे हैं जिनका नाम पवन है और जिनकी शादी एक कल हुई थी और एक परसों, और आज एक पवन की शादी होने वाली है। वो लड़की शादीशुदा थी? तो पहले वहां चलते हैं जिनकी शादी हो चुकी है। साहब हमारी पत्नी हमारे साथ ही है। ये हमारी पत्नी है साहब, यही है हमारी बीवी। सर इन दोनों कपल्स में तो कोई नहीं है। एक कपल और बचा है ना अभी। एक काम करो, जिस बैंक्वेट हॉल में किसी रूपा और पवन की शादी होने वाली है ना, वहां से उनका एड्रेस निकालो। इतना दिन से मुंह फुला के बैठी थी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था? अरे भाग गई है कहीं वो? कहाँ भाग? वो पुलिस आई है। पुलिस को कौन बताया? नमस्ते साहब। नमस्ते। बताइए। हमें रूपा से मिल रहा है। रूपा तो वो शादी की रस्म के लिए बाहर गई है। आप कौन है? हम रूपा की माँ हैं। तो शादी की ऐसी कौन सी रस्म होती है जिसमें माँ और बाकी औरतें नहीं जाती? हमको नहीं पता रूपा कहाँ है। आज शाम को उसका शादी है। वो सुबह से पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। हमें तो उधर से ढूंढ ढूंढ के इतना परेशान हो गया, पता नहीं कहाँ चली गई हमारी बेटी। देखिए, हमें एक लड़की की लाश मिली है और उसकी पहचान के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। सॉरी, चेहरा काफी खराब हो चुका है, लेकिन हमें बॉडी से कुछ सामान मिला है। सर ये देखिए। रूपा की शादी
उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी हा? या उसका किसी के साथ कोई? नहीं सर, ऐसा कोनो बात नहीं था। साहब कुछ तो था, हमने देखा था रात को एक लड़की आई थी। कौन है? कौन है? अरे मैंने पूछा कौन है? हम है रानी, वो रूपा की दोस्त। वो हमारी बस लेट हो गई थी तो थोड़ा देरी से आए हैं। कौन है ये रानी? हमको नहीं पता कौन है। हमारी बेटी पटना में पढ़ती थी, वही की कोई दोस्त होगी। अच्छा, उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो उसकी मांग में सिंदूर कैसे? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। राकेश, तो रूपा की शादी किसके साथ होने वाली थी? साहब, पवन सिंह के साथ। प्रजापति सिंह का बेटा है, पूर्णिया में रहते हैं वो लोग। ठीक है, आप लोग जाइए। सर, ऐसे कैसे मर्डर हो सकता है? हो सकता है रूपा ने भागकर शादी की हो, शायद कॉलेज में उसका कोई अफेयर चल रहा हो और रानी ने भागने में उसकी मदद की हो। तो रूपा के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और देखो कि इसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं था, और पटना पुलिस को भी इन्फॉर्म करो कि इसको कॉलेज में इंक्वायरी करें। ठीक है सर। एक काम करते हैं, पूर्णिया चलते हैं और इस पवन सिंह और प्रजापति सिंह से मिलते हैं। हो सकता है पवन को इस रूपा के अफेयर के बारे में पता चल गया हो और इन लोगों ने ही पहले उसका रेप किया और फिर मार दिया। चलिए, जो होना था सो हो गया, बीती बात भूल जाइए। अब तो वही होगा जैसा आपको ठीक लगे। अरे हम भी कहाँ भाई साहब ये बात दिल से लगाए बैठे। अब लड़की भाग गई, सबका नाक कटा गई। अच्छा हुआ भाई साहब हम अपने लड़का का ब्याह वो घर में ना किए। पवन बाबू नहीं दिख रहे है, ये है, अभी बात हुई थी। कहा है ना भाई साहब, मामला जरा शांत हो जाए ना, बुलवा लेंगे उसको। बाकी भाई साहब, वो जो हम बात किए थे उसका बंदोबस्त जरा देखिए। आप उसकी फिक्र ना करें, संयोग भिड़ना था सो भिड़ गया। अब हमको आज्ञा दीजिए, अब बहुत काम है, तैयारी करनी है। जी, पवन सिंह आपका बेटा है? हाँ, बुलाइए। अरे बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा ठेका मिला है उसको, पटना में गया है काम करवाने। कमाल है ना, आज ही शादी टली और आज से ही काम पे लग गया। नहीं, हमें लगा शादी टलने के गम में कोप भवन में केकई की तरह शायद रो रहा होगा। अरे लड़की को भागना था, भाग गई, बची 100 लड़कियां मिल जाएगी हमारे बेटे को। आगे नहीं है वो, मर्डर हो गया उसका। क्या? हाँ, रेप और मर्डर, और हो सकता है वो आपके बेटे ने किया। एक बात बताइए, हमारा बेटा ऐसा क्यों करेगा, क्यों करेगा? वो तो वही बताएगा। चुप कर क्यों बैठा है फिर? बोला ना, बहुत बड़ा ठेका मिला गया है पटना काम करवाने। ने कहा एड्रेस हमको नहीं मालूम। वो एड्रेस क्या, सब पता लगा लेंगे कहाँ है। पुलिस वाले हैं हम, अच्छे अच्छों की कुंडली निकाल लेते हैं, आदि से लेकर अंत तक। पर ये तो मामूली सा एड्रेस है, पता लगा लेंगे कि कौन से अज्ञातवास में है आपका सुपुत्र। सर, ये रूपा के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लगे कि रूपा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। नॉर्मल अपने दोस्तों से बात करती थी और कभी कभार पवन से। वो पवन के भी कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे सर मैंने। सर, उस दिन उसका फोन वो बस स्टैंड पे बंद हुआ था। कहाँ जा सकता है ये? उसके कॉल रिकॉर्ड से उसके किसी नजदीकी या दोस्त का पता चल रहा है? हाँ सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर है जिस पर वो अक्सर बात किया करता था, किसी अखिलेश के नाम रजिस्टर्ड। दोस्त की खबर नहीं रखते? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, ये रूपा और पवन का आपस में कुछ झगड़ा चल रहा था क्या? नहीं सर, रूपा को तो पवन बहुत पसंद करता था, बहुत खुश था कि उसकी शादी हो रही है। ठीक है, तुम जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। ठीक है सर। दादा जी। सर, ये पवन की लास्ट लोकेशन बस स्टॉप पे थी ना? बस स्टॉप पे जाके पता करो, शायद पवन के बारे में कुछ पता चले। सर, ये कंडक्टर है,
इसने उस दिन पवन को देखा था। जी साहब, वो हमारी बस में था। बड़े प्रतिभाशाली हो यार तुम तो। अच्छा, मेमोरी बूस्ट करने के लिए कोई दवा खाते हो क्या जो सब याद रहता है? बस में चढ़ने वाला हर आदमी याद रहता है तुम्हें? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस दिन हुआ ही कुछ ऐसा था कि याद रह गया। और किसी का टिकट बाकी? कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं, बहुत देर से पीछा कर रहे हैं। हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। आप आरैया में गाड़ी रोकिएगा और जैसे ही हम उतरे आप गाड़ी भगा लीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, हम ड्राइवर को बोले देते हैं। गाड़ी रोक। गाड़ी तो अब अगले बस स्टॉप पे रुकेगी। ठीक है, तुम जाओ। धन्यवाद सर। मतलब सर, इसके मुताबिक उस दिन पवन के पीछे गुंडे थे, लेकिन क्यों? अभी तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पवन कहाँ है। यादव जी, पटना में जितने भी पवन के काम चल रहे हैं वहां सब जगह पता करो और पूर्णिया पुलिस को इन्फॉर्म करो। जैसे ही पवन के बारे में कुछ पता चले हमें इन्फॉर्म करें। हेलो सर, मैं पूर्णिया से बोल रहा हूँ। पवन मिल गया है। कहाँ है वो? सर वो मर चुका है, हमें उसकी लाश मिली है। क्या? सर इसे चाकू जैसे किसी चीज से मारा गया है, सर पे भी गहरी चोट लगी है। और हाँ सर, इसके पॉकेट से हमें मोबाइल फोन मिला है। यादव जी, इसे जांच के लिए लैब में भेजिए। इसकी बॉडी को आप पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। इसके घर वालों को इन्फॉर्म कीजिए और जैसे ही इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हमें तुरंत भेजिएगा। सर। यादव जी, ये पवन अररिया गया था शायद रूपा से मिलने, और रूपा की लाश मिली अररिया में और इस पवन की यहाँ पूर्णिया में। हमें शुरू से पवन पर शक था कि उसने ही रूपा का बलात्कार करके उसे मार दिया है, लेकिन जब पवन की लाश हमारे सामने आई तो और भी ना जाने कितने सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो गए। जैसे, क्या रूपा की शादी पवन से हुई थी? लेकिन उनकी शादी तो अगले दिन होने वाली थी, फिर वो ऐसे भागकर शादी क्यों करेंगे? और वो लड़की कौन थी जिसने रूपा को घर से भागने में मदद की थी? ये एक ऐसी पहेली थी जो उलझती ही जा रही थी। सर, ये पवन का पीएम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बॉडी पर 4 वार किए गए थे। 3 बार उसकी बॉडी पर थे और 1 बार उसके सर के पीछे। इसी की वजह से उसकी मौत हुई सर, और उसकी मौत सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुई है। मतलब रूपा के मरने के 3 से 4 घंटे बाद। क्या ये हो सकता है कि इस पवन ने रूपा को मारा हो और रूपा के साथ जो लड़की थी उसने पवन को मारा हो? या फिर यह भी हो सकता है कि रूपा के साथ जो लड़की थी उसने रूपा और पवन दोनों को मारा हो? पर वो लड़की थी कौन? दरोगा जी, हम कह रहे रूपा के घर वालों को गिरफ्तार कीजिए, उसने हमारे बेटे को मारा है। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? रूपा से तो उसकी शादी होने वाली थी ना। जब हम नहीं जानते कुछ, उन लोगों ने हमारे बेटे की जान ली है। सर, आपको कुछ बताना था। बताइए। सर, पवन सिंह के पास जो मोबाइल फोन था और उसके अंदर जो सिम था वो पवन के नाम रजिस्टर्ड नहीं था, बल्कि अखिलेश के नाम रजिस्टर्ड। और सर, ये सिम एक दिन पहले ही खरीदा गया। पवन सिंह इस सिम से एक नए नंबर पे बात कर रहा था, और जब मैंने इस नंबर की इंक्वायरी की तो पता चला कि ये नंबर भी एक दिन पहले ही खरीदा गया। और सर, ये नंबर भी अखिलेश के नाम रजिस्टर्ड है। ये दोनों सिम को एक ही दुकान से खरीदा गया था, और वो भी अखिलेश नहीं खरीदे थे। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन पता चला है कि ये दोनों ही सिम एक साथ ट्रेवल कर रहे थे। इनमें से एक सिम की लोकेशन रूपा के घर के आसपास की है, और ये दूसरा सिम नेक्स्ट डे जाके कटिहार में बंद हुआ। ये दो नए सिम का क्या चक्कर है? खुलजा सिम खेल रहे हो? हमें कुछ नहीं पता सर। हम बताते हैं। पवन को रूपा के अफेयर के बारे में पता चल गया,
उसने तुम्हें भी बताया, तुम्हें भी गुस्सा आया, और तुमने और पवन ने दोनों ने मिलकर रूपा का रेप किया, उसे मार डाला, और बाद में तुम्हारा और पवन का झगड़ा हुआ तो तुमने पवन को भी मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम सच कह रहे सर, हमें कुछ पता ही नहीं। यादव जी सर बता बताता हूँ सर। अरे बता काहे नहीं रहे हो तुम? ये सिम कार्ड काहे मंगाया हो हमसे? कहाँ जा रहे हो तुम? कल शादी है ना तुम्हारी? वो हम रूपा को भगा कर शादी कर रहे हैं। अरे पगला गए हो का? हाँ बताओ ना क्या हुआ है? अरे वो सब हम तुमको आकर बताएंगे, तुम चिंता मत करो हमारी। अरे ऐसे चिंता मत करो, बताओ पहले हमको क्या हुआ है? वो हम पुष्पिंदर से कहकर अपना ऑफिस बेच दिए। देखो ये बात पुष्पिंदर को, हमें और अब सिर्फ तुम्हें पता है कि 35 लाख कैसे हमारे पास। हम रूपा को अपने से दूर नहीं होने देंगे, और अगर ये बात हमारे बाप को पता चल गई ना तो वो हमें जहान्नुम से भी ढूंढ निकालेगा। इसलिए हम अपना फोन बंद कर देंगे और इस नंबर से तुमको फोन करेंगे, समझे? ऐसा हुआ था, या फिर ऐसा हुआ तुम दोनों यहाँ अररिया आए, तुम लोगों ने रूपा का रेप किया और दोनों ने मिलकर रूपा को मार डाला, और क्योंकि तुम्हें पता था कि पवन के पास इतना सारा कैश है, उसके लालच में तुमने पवन को भी मार दिया और वो पैसा लेकर भाग गए। नहीं सर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर। यादव जी ये इतनी आसानी से नहीं बोलेगा, इसे अपने स्टाइल में पूछते रहो, और इसका और पवन का डीएनए रूपा के ऊपर मिले सीमेंट के डीएनए से मैच कराओ। सर ये पवन और अखिलेश की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सर उन दोनों ने रूपा के साथ रेप नहीं किया था। क्या? तो फिर कौन हो सकता है? ये सब भी ना एक पहेली की तरह हो गया है। ये रूपा और पवन की शादी होने वाली थी, और रूपा अपनी शादी से एक रात पहले घर से भाग गई थी, और उसी दिन वो पवन भी पूर्णिया से अररिया आ रहा था। ये रूपा का मर्डर यहाँ अररिया में हुआ और हमें पवन की लाश पूर्णिया में मिली। ये भले ही पवन ने रूपा का मर्डर ना किया हो, लेकिन वो कारण हो सकता है। याद है ना वो बस कंडक्टर, उसने कहा था कि पवन के पीछे 2 गुंडे लगे हुए थे। हो सकता है वो 2 गुंडे पवन के पीछे पीछे रूपा तक पहुंच गए हो, उन्होंने रूपा को मारा हो, बाद में पवन को भी मार दिया। हेलो जी, ये पवन के पास 35 लाख रुपए थे, और ये बात सिर्फ 2 लोगों को पता थी, एक उसका दोस्त अखिलेश और दूसरा वो ब्रोकर पुष्पिंदर जिसने उसका ऑफिस बिकवाया था। एक काम करो, इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स खंगालो, देखो कोई सस्पेक्ट मिलता है क्या। राकेश क्या हो गया? क्या सोचे थे? सर ये अखिलेश और ब्रोकर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। अखिलेश के कॉल रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ नहीं मिला है, लेकिन वो जो ब्रोकर है पुष्पेन, वो 2 हिस्ट्री शीटर के टच में है। साहब हम कुछ भी नहीं किए साहब। सीधे सीधे सच्चाई बता दो। वैसे तुम्हारे इन लफंडों ने हमें बता ही दिया। सब बताता हूँ। वो जो पवन है ना, वो शादी के लिए बहुत परेशान था साहब। मतलब मरा जा रहा था एकदम, लेकिन उसका शादी बार बार टूट रहा था साहब। और एक बार वो हमारे पास भी आया था ये जानने के लिए उसका शादी काहे टूट रहा है। अरे बताइए ना आखिर बात का है, काहे रिश्ता टूट रहा है बार बार हमारा? गलती तुम्हारा नहीं है पवन बाबू, गलती तुम्हारे बाप का है। वो पार्टी लोगों के सामने इतना बड़ा मुंह फाड़ता है ना कि पार्टी लोग भागिए जाता है, समझे? लेकिन हम दहेज के लिए शादी नहीं कर रहे हैं। ये बात हमको नहीं, अपने बाप को जाकर समझाओ। उसके सामने तो तुम्हारी जुबान पर ताला लग जाता है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन सब फिर से वैसे ही हुआ। विभूति जी 1 करोड़ देने को बोल रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज? पवन का शादी रूपा से तय कर दिया है ना। वो तो आपको 25 लाख रुपए एडवांस में दे चुका है शादी के लिए। अरे तो हम बारात लेके जाएंगे, लेकिन दूल्हा नहीं लाएंगे। मतलब उठ कर चले आएंगे, कुछ भी बोल देंगे। लड़की में खोट है, आंख टेढ़ी है, मुंह बिचका हुआ है। पापा देखिए पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम रूपा को पसंद करते हैं और उसी से शादी करेंगे। बेटा, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा किया मालूम है ना तुमको? इतना शानदार ऑफिस खुलवा के दिया इसको। तुम्हारी शादी कब होगी, किससे होगी, ये हम डिसाइड करेंगे। हम। पवन बहुत परेशान था, वो हमको 3 लाख रुपए दिया था उसका ऑफिस बिकवाने के लिए, तो हम बिकवा दिया साहब। लेकिन साहब बाद में हमारे मन में बहुत लालच आ गया।
35 लाख रुपया भी हमको चाहिए था साहब। अब इसलिए हम पवन के पीछे गुंडे लगा दिए साहब। और तुम्हारे इन गुंडों ने पवन का पीछा किया, पहले रूपा का रेप किया, उसे मार डाला, फिर पवन के पैसे छीने और उसे भी मार दिया, और इस सब में तुम भी शामिल हो। नहीं साहब, ये हम कुछ नहीं किए, हम सब बोल रहे थे। यादव जी, इन तीनों का डीएनए टेस्ट कराओ। दरोगा जी, हमारे बेटे के खूनी का कुछ पता चला? वही पता करना है। आप अपने बेटे की शादी रूपा से तोड़ना चाहते थे ना? नहीं, कई बार पहले भी दहेज के लालच में आप अपने बेटे की शादी तोड़ चुके थे। जब आपको पता चला कि आपका बेटा अपना ऑफिस बेचकर रूपा के साथ भागकर शादी करने की प्लानिंग कर रहा है, तो आप वहां गए, आपने रूपा का रेप किया और उसे मार दिया, और बाद में अपने बेटे को लेकर यहां पूर्णिया में आ गए। फिर आपका बेटे से झगड़ा हुआ तो उसे भी मार दिया। आपका दिमाग खराब हो गया है? हमने दहेज मांगा, कोई नई बात नहीं है इसमें, पूरी दुनिया करती है, आपको पता है, दूल्हा बिकता है। हमने अपने बेटे की पढ़ाई पे इतना खर्च किया तो वसूलने का हक तो था ना हमारा? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होना चाहिए, दहेज लेना और देना दोनों जुर्म है, सजा हो सकती है आपको। अब इससे ज्यादा सजा क्या मिलेगी? हमारा बेटा हमसे छिन गया। लेकिन पुष्पेंद्र का कहना है कि आप अपने बेटे की शादी रूपा से तुड़वाकर विभूति की बेटी से करवाना चाहते थे। झूठ बोल रहा है वो। हमने अपने बेटे की शादी की बात विभूति जी की बेटे पारुल से चलाई थी, वो भी तब जब रूपा घर से भाग गई। हमने कुछ नहीं किया। ठीक, हमें आपका डीएनए टेस्ट करना है। ये तो हमसे ना होगा दरोगा जी, चाहे जो कर लीजिए। यादव सर, मुझे इसकी एक एक डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। आपकी बेटी की शादी पवन से होने वाली थी ना? जी। लेकिन पवन तो रूपा से शादी कर रहा था, फिर आप रिश्ता लेकर क्यों गए? जब तक सामान बिक न जाए वो किसी का नहीं होता साहब। हमने रूपा के घर वालों से अधिक बोली लगाई थी, वो इसलिए कि लड़का अच्छा था और इंजीनियर भी था। और पारुल का रिश्ता पवन के साथ एक बार पहले भी टूट चुका था ना? पारुल पवन को पसंद करने लगी थी, इसलिए मान गए, और उन्होंने जो दहेज मांगा हम देने को तैयार हो गए। आप जैसे बेटी वाले जब तक दहेज देते रहेंगे, बेटे वाले लेते रहेंगे। इस सामाजिक कुरीति में आप भी उनका साथ दे रहे थे। बेटी की खुशी के लिए करना पड़ता है सर। अब अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर देंगे। हमें आपकी बेटी से मिलना। वो अपनी नानी के यहाँ गई है, बहुत दुखी थी बेचारी, पवन को पसंद करती थी, बल्कि यूं कहें कि मन ही मन वो पवन को अपना पति मान चुकी थी, और शायद भगवान को ही रिश्ता मंजूर नहीं था साहब। ठीक है, आप पारुल की नानी का एड्रेस दीजिए, हम वहीं जाकर उससे मिल लेंगे। कैसी बात कर रहे हैं सर, एक तो वैसे ही परेशान है, हम नहीं चाहते कि आप उसे परेशान करें। हम तो बस अब उसकी शादी कर देना चाहते हैं, भले ही हमें सब कुछ बेच बाच कर सिमरिया घाट में रहना पड़े। यादव जी, मुझे इस विभूति की भी पूरी डिटेल्स चाहिए। सर, प्रजापति के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। बस नॉर्मल लोगों से ही बात करता है। और ये रूपा की बॉडी पे जो सीमेन मिला था, उसका डीएनए ना तो पुष्पन से मैच करता है और ना ही उसके आदमियों से। यादव जी, ये पवन ने अखिलेश से 2 सिम लिए थे ना, और दूसरा सिम वो कटिहार में जाके बंद हुआ था। राइट, ये देखिए, इस प्रजापति की कॉल डिटेल्स के हिसाब से वो रेगुलर बेसिस पे किसी सपना से बात कर रहा था कटिहार में, और दूसरा सिम भी कटिहार में ही बंद हुआ था। और ये सपना पवन की बहन है ना, प्रजापति की बेटी।
एक काम कीजिए, इस सपना की लोकेशन को इस अखिलेश के दूसरे सिम से मिलाकर देखिए और सपना को बुलाइए। सर हमें नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। हम तो कटिहार में हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं सर वहाँ। मैं समझाता हूं सीधे शब्दों में। पवन ने अखिलेश से 2 नए सिम खरीदवाए, एक खुद लिया और दूसरा तुम्हें दिया। ये देखो तुम्हारी सारी फोन डिटेल्स और तुम्हारे मोबाइल लोकेशन के हिसाब से उस रात तुम यहां अररिया आई थी। इतना तो हमें पता है, अब इसके आगे की कहानी तुम बताओ डिटेल में। सर वो हम उस दिन कौन है? काहे भेजे तुम्हारे भैया ने तुम्हें यहाँ? वो तो कल आके शादी तोड़ने वाले है ना। हमारे घर में सबको लग रहा है कि हमारी शादी होने वाली है। बेचारी माँ कितनी खुश है। भाभी आप सबको बता क्यों नहीं देती कि आप भैया से ही शादी करेंगी? पगला गई हो का? हमारा कोई मान सम्मान है कि नहीं? क्या बोले माँ को आप? हमारी माँ ऐसे घर में कभी हमारा रिश्ता नहीं करेंगी जो दहेज के लालच में इतना गिर जाए। भाभी भैया ने ये पैसे भेजे 25 लाख रुपए जो हमारे पापा ने आपकी माँ से लिए थे, और ये सिंदूर भेजे। भैया आपको भगा करके शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी हाँ है ना तो अपनी मांग में भैया के नाम का सिंदूर लगा दीजिए। भैया हम पवन को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम उससे। पता है हमें, सपना ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। अरे भाई है तुम्हारे साथ कुछ बुरा थोड़ी होने देंगे। थैंक यू भैया। चलो जल्दी निकलते हैं, पहले सपना को हॉस्टल छोड़ते हैं फिर हम निकलते हैं, ठीक है? नहीं जिया जी, सपना को हम छोड़ देंगे, आप रूपा को लेकर निकलो। सर उसके बाद राकेश ने हमें खटियार में हमारे हॉस्टल छोड़ दिया। लेकिन ये सब कुछ तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर आप लोगों को पापा पर शक था और आप पापा को पकड़ के ले जाते और हम बिल्कुल अकेले रह जाते। सर हम तो अपनी बहन की मदद कर रहे थे, वो बहुत अच्छी लड़की थी सर, पता नहीं सब कैसे हो गया। ठीक है जाओ। सर विभूति के बारे में कुछ बात पता चली है, उसने अभी अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी है, प्लॉट दुकान सब कुछ, और ये उसके कॉल रिकॉर्ड्स। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है सर, ध्यान से देखिए। पानी पिएंगे आप? हमको प्यास नहीं लगी है सर। अच्छा वैसे पी लेते तो अच्छा होता, जरूरत पड़ेगी आपको। खैर ये देखिए, ये हैं आपकी कॉल डिटेल्स। इनके हिसाब से जिस रात पवन यहां अररिया में आया था उसी रात आप भी अररिया आए थे, उसके आसपास की ही लोकेशन है। और मजे की बात देखिए, जब पवन वापस पूर्णिया गया तो आप भी पूर्णिया में ही गए। और कमाल की बात तो यह है, पूर्णिया में भी उसी जगह उसी लोकेशन पर जहां हमें पवन की लाश मिली। आगे की कहानी आप खुद बताएंगे, यहां मुगलवाएं। साहब पारुल की शादी पवन के साथ पहले ही तय हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पे प्रजापति ने दहेज की मांग बढ़ा दी तो हमने शादी तोड़ दी। बड़ा आया इंजीनियर, लेकिन हमारी बेटी पारुल पवन को पसंद करने लगी थी। एक बाप के नाते हमने तकलीफ नहीं देख पाए और अपने सारे प्लॉट्स बेचकर बस पवन और पारुल की शादी करने के लिए तैयार हो गए। पापा अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। कल रूप और पवन की शादी है। पवन का फोन आया था पापा, उसने हमें बताया कल वो भागकर अररिया जा रहा रूपा से शादी करने। पापा हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। नहीं मेरा बच्चा, सपना पूरा होगा, हमें ना चिंता मत करो। हमने उनका पीछा किया और जब वो दोनों पवन और रूपा भाग रहे थे हम उनके पीछे ही थे। ये क्या कर रहे हो? तेरी पवन की
पवन, हे विकास, अंदर जाओ उसे। छोड़ दे। हमें अपनी बेटी का सपना पूरा करना था साहब। शादी की है तूने, 7 जन्मों का साथ है। अब अगला जन्म भी इसके साथ ही लेना, क्योंकि हम तुम्हें दफनाने वाले हैं, वो भी जिंदा। हम तो मारना चाहते थे उन्हें, लेकिन मार नहीं पाए। हम आपकी बात क्यों माने? जो सच था हमने बता दिया। प्रसाद सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। अगर थोड़ी समय के लिए मान लेते हैं कि विभूति सच बोल रहा है, आखिर हुआ क्या होगा? उस रात पवन के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था? नहीं सर, कोनो झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था हमारा। अच्छा, तो फिर ये देखो, ये है तुम्हारी कॉल लोकेशंस। अगर इनकी माने तो तुम यहाँ अररिया से पहले कटिहार गए, कटिहार से वापस यहाँ अररिया आए, फिर उस रात तुम पूर्णिया गए, और तुम्हारी कॉल लोकेशंस वही है जहां अगले दिन हमें पवन की लाश मिली थी। बोलो, बताओ। हाँ, तुम्हें तो यह सवाल उतना ही कठिन लग रहा होगा जितना कठिन सवाल यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था। लो जल्दी जल्दी बताओ, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, बताओ। यादव जी। नहीं सर, हम सब सच बताते हैं सर। हम सपना से शादी करना चाहते थे और हम उसको बोले थे कि हम उसके भैया से बात करेंगे, और उस रात उसको हॉस्टल पे छोड़ने के बाद हम उसके भैया को फोन लगाए, पर फोन लगा नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? अभी तो यहाँ बस स्टॉप पे ही है, बस का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सुनो ना, थोड़ा जीजा जी को फोन दो ना। हाँ, राकेश। अच्छा, हेलो। हाँ जीजा जी, अरे हम क्या कह रहे थे कि हम सपना को बहुत पसंद करते हैं, और सपना भी हमको बहुत ही पसंद करती है। बस आप एक बार हाँ कह दे तो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पगला गए हो का? तुम हो का बे? हम सिविल इंजीनियर हैं, तुम्हारी औकात का है? लड़का हमेशा लड़की से अच्छा होना चाहिए। अरे पर जीजा जी आप तो। तुम्हारी शादी नहीं हो सकती उससे, समझे? ये क्या बेकार की बात कर रहे हो आप? अरे रूपा, हम तुमसे इस बारे में बाद में बात करते हैं। वो हमारा फोन काट दी, लेकिन हमको उस दिन बात करना था, इसलिए हम अररिया बस स्टॉप पे फिर से वापस चले गए। लगता है चले गए। फोन ऑफ आ रहा है। रूपा की फोन करी। रूपा का लाश देख के हमारा दिमाग खराब हो गया था। हमको लगा कि पवन उसको मारकर भागा है, इसीलिए हम वहां बड़ा चाकू लेकर उसको मारने के लिए निकल गए। अरे राकेश, राकेश, राकेश हमको बचा लो, वो लोग मार डालेंगे हमको। राकेश बचा लो तुमको। कैसे छोड़ सकते थे उसको हम? पवन ने तुम्हारी बहन को नहीं मारा था, वो तुम्हारी बहन से प्यार करता था। तुम्हारी गलतफहमी और तुम्हारे गुस्से ने एक निर्दोष की जान ले ली, और उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लोभ, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और गुस्सा सदियों से हमें इन सबसे दूर रहने के लिए कहा जाता रहा है, और जो कोई भी इनके जाल में फंसा उसे इंसान से जानवर बनते देर नहीं लगती। रूपा के रेप और मर्डर के लिए विभूति और विकास को सजा मिली, वहीं पवन को मारने के लिए राकेश को। इस केस में 3 लोगों की जान गई, पवन, रूपा और पारुल। क्या इन तीनों को होने वाले अपराध की दस्तक नहीं मिली थी? मिली थी, लेकिन सभी विक्टिम्स ने उसको नजरअंदाज किया। जब कभी भी आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो या हो रहा हो, तो डटकर उसका सामना करें।
उससे भागे नहीं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें